जी, जी, आ गया। अब आ गए बच्चे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैन यू हियर मी? तुम लोग मुझे सुन सकते हो? यस, बताओ अगर तुम लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है ताकि मैं जल्दी से स्टार्ट करूँ ट्यूटर। यस मैम, यस। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, तुम सब कैसे हो? मैं ट्यूटर स्टार्ट कर रही हूँ, वैसे ही हमारा लेट हो चुका है, तो मैं सबसे पहले ये कंप्लीट करती हूँ चैप्टर। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह बेटा। सबसे पहले मैं चैप्टर ये स्टार्ट कर रही हूँ एंड मुझे याद दिलाना, मैं तुम लोगों को टेस्ट के हवाले से भी गाइड करूँगी कि टेस्ट में तुम लोग किस तरह करो, ओके? आज हमारा टॉपिक है बेस मेटल कास्टिंग अलॉयज, ठीक है ना? हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैं क्वेश्चन बोलती रहूंगी और आप लोग ना आंसर्स देते रहना, उसके बाद मैं आंसर्स भी दिखाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वो बनाए हुए हैं मैम, टेस्ट में कौन से चैप्टर्स होंगे बेटा? टेस्ट में आपने जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ चुके हैं वो सारे चैप्टर्स होंगे। कॉम्पोजिट होगा, गोल्ड होगा, कॉम्पोजिट है, गोल्ड है, और कौन कौन सा है, चैप्टर 2 है आपका। ये सारे चैप्टर जितने भी आपने पढ़े हुए ना सारे होंगे, ठीक है? उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ना बुक रीडिंग करो। जितनी अच्छी तुम लोग बुक रीडिंग करोगे ना, उतना तुम लोगों के लिए फायदा है। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे बताती रहूंगी तुम लोगों को, ठीक है? अब ये जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, कहीं ये ना रह जाए। पहला क्वेश्चन ये है, जिसको आंसर आता है मुझे जल्दी से बताया कि व्हाट आर बेस कास्टिंग अलॉयज एंड व्हाट देयर प्राइमरी एप्लीकेशन इन डेंटिस्ट्री। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये होते क्या है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना बेस मेटल कास्टिंग अलॉय, ये होते क्या है? किसी को पता है तो जल्दी आंसर बताएं। Base metal are those which have सही सही सही। देखो नो, ठीक है, विच है, इनकी जरा इधर करना पड़ेगा। सही। और बताओ भाई, और बताओ तुम लोग क्या होते हैं? ये ठीक है, ठीक है, यूज करते हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है हमारे पास बेस मेटल्स होना है? बेस मेटल एलॉय रेफर टू एलिमेंट दैट कोरोड्स और ऑक्सीडाइज रिलेटिवली इजीली। और इनके एग्जांपल्स में क्या क्या आता है? बस आयरन आता है, निकल आता है, लेड आता है और जिंक। भाई देखो, सबसे पहले इजी लैंग्वेज तुम लोगों को बता रही हूँ। तुम लोगों ने लेक्चर तो सब गुड गुड निशा, गुड मुश्तबा, गुड खौला, गुड फातिमा, और ऊपर जिसने जवाब दिए सब आता वगैरह सब गुड, गोबिन भी गुड। भाई देखो, बेस मेटल सिंपली कौन से मेटल्स होते हैं? वो मेटल्स होते हैं जो कि आराम से इजीली उसमें कोरोजन हो जाए। कोरोजन कैसे होगी? जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं? जब वो ऑक्सीजन से एक्सपोज होते हैं। बेसिकली सिंपली बेस मेटल वो वाले मेटल होते हैं जो आराम से, जिनमें कोरोजन हो जाए, जो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाए। इनमें अब कौन कौन सी एग्जाम्पल आएंगे? एग्जामिनर कहेगा ओके चलो ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर मुझे बताओ बेस मेटल के ऑपोजिट कौन सा होता है, तो तुम लोग क्या कहोगे? बताओ जरा, कौन से होते हैं इसके ऑपोजिट? हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया ना चैट, आगे क्यों नहीं पढ़ लिया? विच कैन कोड इजली, ये पढ़ लिया मैंने। और बताओ भाई तुम लोग। भाई देखो, उसके अलावा बेस, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं एग्जामिनर हूँ तुम्हारी, कॉपर गोल्ड नहीं बेटा। देखो, अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ को गोल्ड, ठीक आंसर होला, गुड। पर मैं बोल रही हूँ कौन से मेटल्स होते हैं, उनमें क्या होता होगा? वो ना कौन से होते हैं? गोल्ड होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? नोबल मेटल्स होते हैं, ठीक है? अब इन्होंने बोला कौन कौन सी, हमने पूछा था ना सेकंड, किसकी, मुझे प्राइमरी एप्लीकेशंस बताओ, किसकी प्राइमरी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि हम प्रोसीन मेटल रेस्टोरेशन, यानी इसमें जो मेटल यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? अच्छा, गुड गुड खौला, गुड जबाद, निशा, सब गुड, मुश्तबा भी, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोलूँ? प्रोस्टीन मेटल रेस्टोरेशन, क्राउन ब्रिजेस, पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क्स, इम्प्लांट्स, एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स ऑफ आई। अब जिस ऑर्थो का ट्रीटमेंट कराएगा उसको पता होगा कि उसमें ब्रैकेट्स लगे होते हैं और उसमें वायर्स लगे होते हैं, ठीक है? जैसे ये लगा हुआ है बेटा, ये नजर आ रहा है? जी जी, जोबिया गुड। जैसे ये लगा हुआ है ना, इसमें जो आपका मेटल यूज हो रहा होगा वो कौन सा यूज हो रहा होगा? पीस मेटल यूज हो रहा होगा। मतलब कि
आपने यहाँ पे मेटल जो यूज़ किया ना, उसमें आराम से जब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो आपको पता है एनवायरनमेंट में ही होती है, जब वो ऑक्सीजन से सामना करेगा तो वो क्या करेगा, आराम से उनमें कोरोजन हो जाएगी। इतनी आसान लैंग्वेज में समझाया, समझ में आ गई। इसी तरह अब ग्राउंड लगा हुआ होगा, उसमें जो मेटल यूज़ होगा, उसमें भी क्या होगा, बेस मेटल यूज़ होगा, वो भी क्या होगा, आराम से कोरोड हो जाएगा, आराम से ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा। बात समझ आ गई? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बेस मेटल्स होती हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट आर द टू मेन ग्रुप्स ऑफ बेस मेटल्स अलॉयज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री? कौन से मेन 2 टाइप्स होते हैं? जल्दी से बता दो, सबको पता है। मेन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? जल्दी से बताओ ताकि हम आगे बढ़ें। अ, ठीक है। हमारे पास कोबाल्ट क्रोमियम होता है और हमारे पास क्या होता है, निकेल क्रोमियम होता है। ठीक है, कोबाल्ट क्रोमियम होता है, निकेल क्रोमियम होता है। गुड, गुड फातिमा, गुड ज़बात, गुड मरियम, गुड 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 गुड। ठीक है, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज स्पेसिफाइड इन द आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर डेंटल बेस कास्टिंग? अच्छा, ये किस तरह आएगा क्वेश्चन? ये आपके ऑस्पी में भी आता है क्वेश्चन, ये आपके बीसीक्यू में भी आता है। बीसीक्यू में किस तरह आएगा कि आपको पूरी कॉम्पोजिशन दी हुई होगी, मैं नेक्स्ट कर देती हूँ, सबको कॉम्पोजिशन आती होगी। उसमें ये बोलेंगे कि भाई मेन कॉन्स्टिट्यूट इसका क्या है, तो तुम लोग क्या कहोगे, कोबाल्ट मेन है। दूसरा बीसीक्यू क्या आ सकता है, इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूट तो कोबाल्ट होता है, फिर सेकंड मेन कौन सा होता है? सेकंड मेन हमारे पास होता है क्रोमियम। कोबाल्ट जो मेन होता है उसको हम 35 to 65% यूज कर सकते हैं। क्रोमियम जो होता है वो लेस देन 25 यूज। और ये जो दो है ना, ये क्या होते हैं, यूज तो होते हैं पर माइनर क्वांटिटी में यूज होता है। अब ये सीखो के सामने एग्जामिनर बैठा हुआ है और उसने तुमसे ये बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ लिया, केमिकल कंपोजिशन आता सबको होगा क्लास में, पर जवाब वो देगा जिसको समझा हुआ होगा। तुम लोग बोलोगे सर इसकी हमारे कॉम्पोजिशन में क्या होते हैं, बेसिकली 4 मेन होते हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसमें 2 मेन होते हैं और 2 जो होते हैं वो माइनर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। वो कहेंगे अच्छा भाई मेल बताओ, वो कहेंगे मेन ये होते हैं कोबाल्ट और क्रोमियम, और वो कहेंगे अच्छा माइनर बताओ क्या होंगे, फिर वो निकेल होंगे और मॉलिब्डेनम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज पैसिव हीटिंग इफेक्ट? पैसिव हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जल्दी से बताओ लो सारे। पैसिव हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज पैसिव हीटिंग इफेक्ट? भाई पैसिव हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले से सुनो। पैसिव हीटिंग इफेक्ट ये होता है कि मैंने समझो एक दरवाजा लगाया है, आवाज आ रही है, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। गुड राहुल, पर मेरी बात सुनो, तुम लोग ये बात समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले पैसिव हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि आपको ये आना चाहिए कि मैंने फर्ज करो एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मैंने ना एक दरवाजा लगाया है, क्या लगाया है, एक दरवाजा। ठीक है, मैंने एक दरवाजा लगाया है, उसमें वो ऑक्सीजन से जब जब एक्सपोज हो रहा है ना तो उसमें रस्ट आ गया है। ठीक है, अच्छा ओके जबान, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रही हूँ। गुड जूबिया, यूज ऑफ लाइट। अच्छा चलो चलो गुड, अब मेरी बात सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक दरवाजा लगाया है और उसको, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से एक्सपोज हो रहा है, जाहिर सी बात, ऑक्सीजन तो हर जगह एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से एक्सपोज हो रहा है। जब वो ऑक्सीजन से एक्सपोज हो रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसमें रस्ट लग रहा है, वो पूरा खराब हो रहा है, उसमें कोरोजन हो रही है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये सारे मतलब एक ही है, समझ आ रही है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें कोरोजन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जब वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा कि वो ऊपर वाला जो उसका पूरा सरफेस होगा ना, डोर का, मेरा जो मैंने दरवाजा लगाया है, वो पूरा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पर उसका जो अंदर का मटेरियल है, जो अंदर का पार्ट है, उसको वो कोरोजन से बचा लेगा। बात समझ आई? एक चीज़ अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना फेस छुपाना था तो मैंने अपना हाथ रख दिया। मुझे धूप से काला नहीं होना था, तो मैंने अपना फेस छुपाना था, मैंने अपना हाथ रख दिया। तो मेरा हाथ जो होगा क्या होगा, पूरा ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा, उसमें पूरी कोरोजन हो जाएगी और मेरा फेस होगा वो बच जाएगा। सेम एग्ज़ाम्पल इसमें है कि ये बेस मेटल अलॉय क्या करते हैं, पैसिव हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। पैसिव हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये ऊपर से तो अपने आप को वो कर लेते हैं, कोरोड कर लेते हैं, कोरोजन हो जाती है, पर जो इनका अंदर का होता है ना, वो बना लेता है, वो पूरा स्ट्रक्चर को प्रिवेंट कर देता है। अब हम इसको वर्डिंग्स में पढ़ते हैं।
क्रोमियम एक्सपोज एट द सरफेस ऑफ द अलॉय, क्रोमियम की हम बात कर रहे थे, तो क्रोमियम जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है सरफेस पे, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब भी वो एक्सपोज होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होके वो क्या बनाएगा, वो एक लेयर बनाएगा। क्रोमियम है तो क्रोम ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, इसलिए क्रोम ऑक्साइड एक लेयर बना देगा, जो फर्दर प्रिवेंट करेगा अटैक से ऑन द बल्क ऑफ द अलॉय। उसके अंदर जो पूरा अलॉय के मटेरियल होगा ना, बल्क को वो बचा लेगा फर्दर अटैक से। इसको हम क्या कहेंगे, पैसिवेटिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ूं, गेस कर दो। अगर बात समझ में आ रही है, सब कुछ सही समझ में आ रहा है तो यस में समझ में आ रहा है ये लिख दें, ताकि मुझे समझ में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक सिलिकॉन, कार्बन, मॉलिब्डेनम इन कास्टिंग एलॉय। अब ये बात करें, हमने मेन की तो बात कर ली कि कोबाल्ट होता है, क्रोमियम होता है। अब जो माइनर है उनका क्या रोल है, जल्दी से बताओ, क्या रोल है? कार्बन का, सिलिकॉन का, इनका क्या रोल है? और अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, उनकी पिक्चर लेके रख लो या कुछ भी रख लो। अक्सर मैंने खुद भी ऑस्पी बीसीक्यूज हम लोग बनाते रहते हैं, और मैंने बनाया भी है इस तरह का कि ऑस्पी वगैरह कि हमने पूछ लिया कार्बन का रोल बता दो, मॉलिब्डेनम का रोल बता दो, सिलिकॉन का रोल बता दो। इनमें के जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, इनके रोल भी पूछते हैं। ठीक है, जब आपका वाइवा बहुत अच्छा चल रहा होता है तब वो पूछ लेते हैं, अच्छा भाई हमें इसका भी रोल बता दो, ठीक है ना। तो इनका क्या रोल होता है, इनका रोल होता है ये थोड़ा सा मिट रहा होगा तुम लोगों को। हाँ जी, अब नजर आ रहा है। देखो, सिलिकॉन क्या करते हैं, इंक्रीज करती है उसकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी तो पता है ना क्या होती है, कि वो जितना अच्छा डक्टाइल होगा ना, उतना अच्छा वो जो वायर होगा ना वो बेंड हो जाएगा। सही है। मॉलिब्डेनम क्या करता है, उसका ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को बताया था क्या होता है। तो ग्रीन स्ट्रक्चर यानी उसकी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी करेगा वो, ठीक है। कार्बन क्या करता है, वो क्या करता है, अफेक्ट करता है हार्डनेस पे, स्ट्रेंथ पे, एक्टिविटी पे। बट कार्बन की एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें कार्बन जो है ना वो एक हद तक डाल सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा कार्बन डालेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डक्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर किसी भी चीज की डक्टिलिटी कम होती है ना, याद रखो, इस बात को हिफ्स कर लो, किसी भी चीज की अगर डक्टिलिटी कम हो जाए तो वो जो मटेरियल होगा ना वो बहुत जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएगा। अब मैं चाहूंगी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं कोई पार्शियल डेंचर बना रही हूँ या कोई कुछ भी बना रही हूँ जिसमें हमारा कार्बन यूज हो रहा है, और उसके वाइज में मैं चाहूंगी कि मैं ऐसा बनाऊं कि वो फौरन के फौरन टूट जाए, इतने दिन की, इतने महीनों की मेहनत मेरी फौरन टूट जाए, मैं नहीं चाहूंगी। तो मैं क्या करूंगी, जो कार्बन है ना ये मैं कम रखूंगी, और ताकि ये मटेरियल को क्या नहीं करे, वीक ना करे। जब ये हम ज्यादा कार्बन डाल देते हैं ना, तो क्या करते हैं, डक्टिलिटी को वो लो कर देते हैं। डक्टिलिटी की लो का मतलब है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। समझ आ गई, सिलिकॉन का, मॉलिब्डेनम का और कार्बन का, इन तीनों का फंक्शन हिव्स कर लो, हिव्स कर लो जी। गुड, जवाब ब्रिटल कर देगा, ठीक है। और एट दी एंड क्या कर देगा, फ्रैक्चर कर देगा। तो ये तीन इनके याद कर लो। आगे चलो। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ निकल क्रोमियम अलॉय। निकल क्रोमियम अलॉय की क्या केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं भाई। इसमें मेल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, निकल होता है। क्रोमियम जो होता है वो लेस देन 20% होता है, फिर 4% ये होता है, और 2% बेरिलियम होता है। ये तो सबको ही पता है और सबके बुक्स में लिखा हुआ है। आगे, व्हाट इज द फ्यूजन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन के बीसीक्यू हमेशा आता है। ये मैं नहीं बोल रही कि आएगा या नहीं आता, ये इसका बीसीक्यू हमेशा ही आता है कि फ्यूजन टेम्परेचर निकल क्रोमियम का बता दें, फ्यूजन टेम्परेचर गोल्ड का बता दो, फ्यूजन टेम्परेचर कोबाल्ट क्रोमियम का बता दो। इसका बीसीक्यू आते ही आता है, तो इसको रट लो, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सटर्नल ने पूछा भी था कि भाई फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है। तो मुझे पहले ये बताओ फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है। तुम लोग आंसर दे रहे हो, नहीं दे रहे, दिख नहीं रहा भाई। फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है, और इन सबके टेम्परेचर बताओ जल्दी से, बीसीक्यू है, जल्दी से बताओ इन सबके फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है। किसी के भी मुझे वो नहीं आ रहे रिप्लाई भाई, क्या होते हैं इन लोगों के।
टेम्परेचर एट व्हिच टू कंपोनेंट फ्यूज्ड गुड हौला गुड ज़ूबिया। मुझे लग रहा है ज़ूबिया, हौला, फातिमा और ज़बात, राहुल, ये 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी तो पता नहीं कहाँ है। अच्छा ठीक है। अब इनकी टेम्परेचर, इनकी पिक्चर लेनी है, पिक्चर ले लो, नोट करना है, नोट कर लो। बस ये तुम लोगों को अच्छे से हिफ्ज़ होने चाहिए कि फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है। जब 2 हमारा जो सब्सटेंस होगा, कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी मेटल की बात हो रही है, फ्यूजन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है उसका कि वो सब्सटेंस उस वक़्त क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ना, जो हम मेल्ट वाला टेम्परेचर कह रहे हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर समझ आया, द डिग्री ऑफ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्ट। ये जो सब्सटेंस मेल्ट है ना, ये याद रखो क्या है, ये फ्यूजन टेम्परेचर है। कोई भी सब्सटेंस जब मेल्ट होगा उसको हम कहेंगे वो इसका फ्यूजन टेम्परेचर है। अब फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल अलॉय क्या होता है, 1200 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मुझे खौला, फातिमा, इन लोगों ने बताया था। गुड, बिल्कुल सही बताया। अब गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड का अक्सर पूछना है, गोल्ड का होता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब गोल्ड का फ्यूजन टेम्परेचर बहुत कम होता है, गोल्ड बहुत जल्दी क्या होगा, इसका मतलब मेल्ट हो जाता है। पर ये जो ये होता है ना बेस मेटल अलॉय, कहाँ गया बेस मेटल अलॉय, ये क्या होता है, थोड़ी देर में होता है। नेक्स्ट, बेस मेटल अलॉय आर मेल्टेड। हमने बात कर ली कि बेस मेटल अलॉय जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। अब ये बात हो रही है कि विच मेथड इज प्रेफरेबल। मतलब बहुत सारे इसके मेथड्स होंगे, तो मेथड्स के नाम बताओ और ये बताओ कौन सा प्रेफरेबल है, मतलब कौन सा बेस्ट है। जल्दी से बताओ भाई। देखो अम, बच्चे कहाँ गए, 15 हो गए, 17 से 16, 16 से 15। अच्छा भाई देखो, दो मेथड्स हमारे पास होते हैं बेस मेटल के, एक एसिटिलाइन ऑक्सीजन फ्लेम और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस। इन दोनों में से मुझे ये बताओ कि बेस्ट कौन सा होता है। ये बीसीक्यू बनता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। बेस्ट मुझे बता दो क्या, क्यों होता है, कौन सा होता है, क्यों होता है। इलेक्ट्रिकल, गुड राहुल। भाई एसिटिलाइन ऑक्सीजन फ्लेम तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बताओ मैं उसको क्यों बेस्ट नहीं कह रही। गुड 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 गोमिन, गुड मरियम, गुड जबार, गुड राहुल, गुड फातिमा, सब मरियम, तुम्हें भी गुड। अच्छा मुझे बताओ कि एसिटिलाइन ऑक्सीजन फ्लेम क्यों नहीं हम बेस्ट कहते, मतलब उसमें ऐसी क्या बात है कि हम इलेक्ट्रिक फर्नेस को ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी बात होगी ना, तो क्या होगी। गुड गुड राहुल। मतलब हम क्या बात करें कि बेस मेटल अलॉय आइदर मेल्टन एसिटिलाइन ऑक्सीजन फ्लेम और इलेक्ट्रिक फर्नेस फ्लेम, जब फर्नेस कैरीज मोस्ट कंट्रोल कंडीशन। अच्छा ये क्या कहना है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, अभी इतनी देर से हम बात कर रहे थे, ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोरोजन हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोरोजन हो जाती है एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके। नहीं बेटा नहीं, देखो मेरी बात सुनो सब बात। मैं क्या कह रही हूँ कि ना, ऑक्सीजन की हम जब से बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्रोजन हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, रस्ट हो जाता है, ये हो जाता है। ऑक्सीजन मतलब अच्छी नहीं है इन मेटल्स के लिए। अब एक जो मेथड है उसमें है ही प्रेजेंट पहले से ऑक्सीजन, जब पहले से ही प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो कितना ज्यादा उसमें कोरोजन होगी। तो हमें तो ये मेथड ही यूज नहीं करना जिसमें ऑक्सीजन यूज हो, तो हम दूसरा कौन सा मेथड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल फर्नेस यूज करेंगे। इसका यही मेन डिफरेंस है। वैसे तो आप 10 बना लो, पर ये मेन डिफरेंस है और यही एक्सटर्नल को पूछना होता है और यही बीसीक्यू का आंसर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। Which investment material is preferable for base metal and why? अब मैंने बेस मेटल की बात करी कि भाई बेस मेटल होता है, ये होता है, होता है, उसमें इस तरह मेल्टिंग होती है, इस तरह फ्यूजन टेम्परेचर होता है, ये इस तरह क्रोड होता है। अब मुझे बताओ कि मेरे पास गरम गरम बेस मेटल अलॉय, मुझे डालना है उसको, कौन सा इन्वेस्टमेंट मटेरियल इसके लिए बेस्ट है। दिस इज अ बीसीक्यू। अब बताओ कौन सा बेस्ट है, जल्दी से बताओ। तीन होता है ना, इन्वेस्टमेंट मटेरियल का चैप्टर पढ़ा था ना, तीन होता है ना, फॉस्फेट बॉन्डिंग, सिलिका बॉन्डिंग, तो कौन सा बेस्ट होता है। सिलिका, नो। राहुल गुड, राहुल का आंसर सही है। मरियम का आंसर भी सही है, पर मरियम एक बताओ। नहीं 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 नहीं, दो बच्चों ने सही बताया अभी तक, हौला ने और ऊपर राहुल ने। निशा का भी सही है, मरियम से। चलो अब बात करते हैं। देखो वैसे तो सिलिका बॉन्डेड और फॉस्फेट बॉन्डेड ये दोनों यूज करते हैं, ठीक है, और दोनों मतलब यूज कर सकते हैं। बट अगर बीसीक्यू में एक ही ऑप्शन लिखा हो, ए में लिखा हो सिलिका, बी में लिखा हो वो फॉस्फेट, तो तुम ए बी में से कौन सा सेलेक्ट करोगे, फॉस्फेट बॉन्डेड। और क्यों सेलेक्ट करोगे ये भी आंसर आना चाहिए। बेटा जूबिया कहाँ था आपका, जी जूबिया आपका भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है, फॉस्फेट बॉन्डेड।
अगर बीसीक्यू में लिखा हुआ है जिप्सम बॉन्डेड, सिलिका बॉन्डेड, फॉस्फेट बॉन्डेड, गुड जवाब, बिल्कुल सही आंसर। सिलिका बॉन्डेड, जिप्सम बॉन्डेड और फॉस्फेट बॉन्डेड। तो आप किस पे क्लिक करोगे? फॉस्फेट बॉन्डेड पे। अगर बीसीक्यू में लिखा हुआ है जिप्सम बॉन्डेड एंड दिस, जिप्सम बॉन्डेड एंड सिलिका, जिप्सम बॉन्डेड एंड फॉस्फेट, तो जिप्सम वाला कुछ भी करेक्ट नहीं होगा। हम किस में करेक्ट करेंगे? जिसमें सिलिका और फॉस्फेट लिखा होगा। बात समझ में आ गई? अब क्यों है भाई, क्यों है? क्योंकि ये जो जिप्सम है ना, जिप्सम, जिप्सम का टेम्परेचर ही इतना कम होता है, जिप्सम का टेम्परेचर इतना कम होता है कि जब हमारा ये जो ये होता है ना, बेस मेटल अलॉय, बेस मेटल अलॉय का टेम्परेचर हाई है। अब उस टेम्परेचर हाई में जब हम गोल्ड अलॉय में डालेंगे, गोल्ड अलॉय कह रही हूँ, गोल्ड जिप्सम बॉन्डेड में डालेंगे, तो जिप्सम बॉन्डेड का आपका टेम्परेचर बहुत कम है और बेस मेटल अलॉय का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा? वो बेयर ही नहीं कर पाएगा उसका टेम्परेचर, और वो क्या करेगा? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स हो जाएंगे और हमें हमारा डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? हम फॉस्फेट बॉन्डेड यूज करेंगे, क्योंकि फॉस्फेट बॉन्डेड होता है, उसका टेम्परेचर हाई होता है, जो हमने पीछे पढ़ा। अब ये जो जिप्सम है ना, जिप्सम 1200 में ही हो जाता है, तो ये क्या करेगा? बेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी किसी ने इसमें कर लिया तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर देगा और इसके बाद ब्रिटलमेंट करा देगा इसकी। तो हम कौन सा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फॉस्फेट बॉन्डेड। अगर ऑप्शन में सिलिका बॉन्डेड, फॉस्फेट दोनों लिखा है तो इन दोनों को करेक्ट करना है, वरना इन दोनों में बेस्ट है फॉस्फेट बॉन्डेड, और वो भी किस वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। Which type of gold alloy is used for high stress appliances including bridge, bondings, implant and superstructures? जल्दी से बताओ। वो हमने पढ़ी थी ना, टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उन टाइप्स में से पूछ रही हूँ। वो जो गोल्ड्स की हमने 4-5 टाइप्स पढ़ी थी, लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ, हॉला रॉन्ग, रॉन्ग, जवाद गुड, राइट। यही तो कहानी है, यही तो कहानी। अब बताऊंगी तुम लोगों को कैसे देखना होता है। जल्दी से पहले ये बताओ। अभी तक जवाब का बिल्कुल सही आंसर है। अब इसका आंसर है थ्री। थ्री क्यों? अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता है फॉर वेरी हाई, तो फिर ये राहुल, निशा, हौला, ये सब करेक्ट हो, बल्कि हौला नहीं, निशा और राहुल करेक्ट हो जाता है अगर मैंने यहाँ पे फॉर वेरी हाई लिखा होता। बात समझ आ रही है? यस करो अगर तुमको समझ आ रही है, यस में समझ आ रहा है, यस में समझ आ रही है, लिखो। फॉर हाई लिखती, फॉर वेरी हाई लिखती तो 4 होता। अगर मैंने सिर्फ ये वाला लिखा हुआ है फॉर हाई, तो क्या मतलब होगा? ये होगा टाइप 3 के लिए। इसी तरह आपसे मीडियम और low का भी पूछ सकते हैं, पर फॉर वेरी हाई और फॉर हाई इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए मैंने ये एक बीसीक्यू बनाया। अच्छा एक सेकंड, जरूरी नहीं है ये भी टेस्ट में है, ये बीसीक्यू टेस्ट में नहीं आएंगे, पर इंशाल्लाह ताला तुम लोगों के फाइनल में जरूर आएंगे। ठीक है, कोई मुझे ये ना बोले कि मुझसे वो दो। टेस्ट के लिए आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है। जितना चैप्टर रीड करोगे ना, जितना चैप्टर रीड करोगे, उतने तुम लोगों को आंसर्स मिलते रहेंगे। कि अब देखो कॉम्पोजिट में ना ये भी पूछ सकते हैं कि एक बंदा फिलिंग कराने आया था, ये सिनेरियो करके भी पूछ सकते हैं। कॉम्पोजिट होगा, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा किसमें ये होता है। और कॉम्पोजिट में क्या क्या पूछ सकते हैं? कॉम्पोजिट में उसका एक्टिवेटर पूछ सकते हैं, इनिशिएटर पूछ सकते हैं, और जो कैम्फोक्यूनोन, वो जो उसका फोटो इनिशिएटर, ये सब पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं? हाँ, उसमें उसके जो टेम्परेचर्स दिए हुए थे ना बीच में, लाइट के, और इन सब में से किसी का टेम्परेचर पूछ सकते हैं। और हाँ, और जो गोल्ड इसमें ये सारे ना, टाइप 1 फॉर दिस, टाइप 2, टाइप 3, और कैरेट वैल्यू, और ये जो सारी गोल्ड अलॉयज में चीज़ आ सकती है वो आ सकता है टेस्ट में, और चैप्टर 2 में वो आ सकता है। ये सारी जो मैं बता रही हूँ ना, जरा ज़हन नशीन कर लो। बेटा ट्यूटो कंप्लीट हो तो क्या था, उन्होंने लिया तो था डॉक्टर रिजवान ने। अच्छा बेटा, डॉक्टर रिजवान ने लिया तो था ट्यूटो कंप्लीट। ट्यूटो कंप्लीट हो चुका है कॉम्पोजिट का, 3 दफा हुआ है ट्यूटो का। कॉम्पोजिट का 2 दफा मैंने लिया और 1 दफा डॉक्टर रिजवान ने लिया, जो लिया था बारिश की वजह से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। और अगर ट्यूटो नहीं भी हुआ तो लेक्चर तो हुआ है ना। कोई भी आपकी ये बात नहीं सुनेगा कि नहीं हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये आपका लेक्चर, हर चैप्टर का पहले पूरा कंप्लीट लेक्चर होता है डिटेल में, फिर आपका ट्यूटो होता है उसका। और आप सबके पास बुक्स देंगे, अच्छे से बुक्स भी पढ़ो। ठीक है, उसके अलावा मैं क्या बता रही थी, चैप्टर 2 में क्या आ सकता है? चैप्टर 2 में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे वो जो वाली चीजें नहीं थी, ह्यू, क्रोमा, और ये जो वाली सारी चीज थी, ये वाली सारी चीज अच्छे से देख लेना, वो आ सकता है उसका बीसीक्यू।
और क्या हो सकता है? और कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर 2 है इम्प्रेशन वाले चैप्टर्स हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, ईज़ी आएगा, अटेम्प्ट तुम सारे करना, ठीक है? मैं होंगी एग्ज़ाम में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर हमने देख लिया। टाइप 3 हाई स्ट्रेंथ गोल्ड अलर्ज होता है। अगर यहाँ पे फॉर वेरी हाई होता, तो क्या होता? टाइप 4 होता। अच्छा, व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कास्ट पास्चर नेचर फ्रेम? 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन सा होता है? उसके अलावा बेटा ये जो मैसेज कर रहा है, जिसको जो प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करके पूछ ले। वो कॉन्टैक्ट ग्रुप पे कर ले, किसी भी तरह कर ले और मुझसे पूछ ले। पर अगर कोई ये कहेगा हमारा ये मिसिंग हो गया, हमारा वो मिसिंग हो गया, तो कोई भी आपकी बात सुनेगा, क्योंकि लेक्चर्स हर चैप्टर की डिटेल में पहले होते हैं और फिर उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं। ठीक है? जिसका लेक्चर मिस हो गया वो ट्यूटो देख ले, ट्यूटो मिस हो गया तो लेक्चर देख ले, दोनों मिस हो गए तो भाई बुक पढ़ लो तुम लोग। ठीक है? क्योंकि बुक रीडिंग सबसे बेस्ट होती है। बुक की पूरी लाइंस आती हैं आपके पीसीक्यू में, याद रखना, उसमें भी, फाइनल में भी। ठीक है ना? अच्छा बेटा, समझ आई? यस तो कर लो, जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं हर चैप्टर की। अच्छा, अब ये देखो, ये गुड गुड राहुल, क्लैप्स और कनेक्टर्स होते हैं। The two major components of the fast-passenger tangent framework are the connectors and the clefs. The connector should be rigid. अच्छा, ये बात समझो, ये बात समझनी है। ये बात समझो कि भाई दो चीजें होती हैं ना, हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं और क्लैप्स होते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है? अब कनेक्टर्स जो होते हैं ना, उसमें बहुत हाई वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस इलास्टिसिटी चाहिए। क्यों चाहिए? वैसे ये क्वेश्चन था, मैंने तुम लोगों को दिखा दिया। चलो मैं पूछ लेती हूँ कि मुझे बात बताओ कि बोल रहे हैं कि हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? तो ये जो हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी है, ये हमें कनेक्टर्स में हाई चाहिए। कहाँ गया? ये कनेक्टर्स में हमें हाई चाहिए। और अगर हम क्लैप्स की बात करें ना, तो क्लैप्स में हमें कम चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। इसलिए हमें कनेक्ट्स को रिजिड चाहिए। जब भी बात हो ना हाई वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाई वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस, समझ जाओ, हाई वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है वो मटेरियल बहुत ज्यादा रिजिड है, वो मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी बात करें कि लो वैल्यू ऑफ मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मतलब है कि वो जो है ना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल सा है। लो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी का, लो वैल्यू ऑफ मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है कि वो मटेरियल बहुत फ्लेक्सिबल है। और अगर हम बात करें कि हाई वैल्यू ऑफ मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, उसका मतलब है कि वो मटेरियल बहुत ज्यादा रिजिड है। इतनी बात समझ आ गई सबको? अब आ जाओ क्लेव्स और कनेक्टर में। क्लेव्स और कनेक्टर, कनेक्टर का मतलब है कनेक्ट करना। तो मैं किसी चीज को, एक चीज को दूसरी चीज से जब कनेक्ट करूंगी, तो मैं क्या चाहूंगी कि वो दोनों चीजें क्या हो? बहुत ज्यादा मजबूत। ऐसी कोई चीज हो जो दोनों चीजों को अच्छी मजबूती से कनेक्ट कर दे। तो मैं करूंगी हाई वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर इलास्टिसिटी मुझे रिक्वायर्ड होगी, ताकि मेरे कनेक्टर्स जो बने वो क्या बने? रिजिड बने। क्या बने मेरे कनेक्टर्स? रिजिड बने। इसलिए मुझे हाई वैल्यू मॉड्यूलर इलास्टिसिटी चाहिए। सेकंड आ जाओ, लो वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। ये हमें कहाँ चाहिए? ये हमें क्लैस में चाहिए। क्लैस में तुम बताती हूँ क्या होती है, तुम लोगों ने बनाई नहीं है। तो क्लैस ये होते हैं कि जब भी तुम लोगों ने, अगर किसी अपनी दादी वादी या अम्मी अब्बू किसी का भी, अगर तुम लोगों ने डेंचर देखो ना, पार्शियल डेंचर, तो पार्शियल डेंचर किस तरह होता है? पार्शियल डेंचर जो होता है ना, वो होता है कि उसमें ना क्लैप्स लगे होते हैं। अब क्लैप्स जो होते हैं ना, वो बराबर वाले दांतों से या इधर से सपोर्ट लेके हम उसको लगाते हैं। मतलब हमारा जो डेंचर होता है, उसको हम लगाते हैं। अब मुझे अपना क्लैप्स ऐसा फ्लेक्सिबल चाहिए कि वो आराम से बेंड होके किसी भी दांत में आके आराम से बेंड हो जाए। उसके अलावा हमारे जो अंडर कट्स होते हैं ना, अंडर कट जो होते हैं, उसमें अंडर कट का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? जैसे दांत है, उसके अंदर एक समझो एक जगह है, अंडर कट है, कट सा बना हुआ है। तो उसमें क्या होगा? मुझे क्लैप्स अपना ऐसा चाहिए कि बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लेक्सिबल हो, और क्लैप्स अंदर से फ्लेक्सिबली जाके अंदर से कनेक्ट हो जाए। समझ आई बात? यस करो। समझ आई है तो देखो, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये है कि जो कनेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से कनेक्ट कर दें। और जो क्लैप्स होते हैं, क्लैप्स जो होने चाहिए वो हमारी लो वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो अच्छे से जाके फ्लेक्सिबली अटैच हो जाए अंडर कट से। अब ये जो है, ये बीबीसीक्यू है, पढ़ लो। द बेस्ट ऑफ बोथ इज यूज्ड टू कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज। ओके कायनात बेटा, देखो कायनात कुछ भी नहीं है, बस मैं कह रही हूँ कि क्लैप्स जो है ना, क्लैप्स को ना हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि फ्लेक्सिबल होगा ना। हाँ हाँ, बता रही हूँ कायनात, देखो फ्लेक्सिबल होगा ना हमारा क्लैप्स,
तो अंदर से रिटेन हो जाएगा। रिटेन मतलब अंदर से बैठ जाएगा अच्छे से, टूथ के। बस इतनी कहानी। अंडरकट कुछ भी नहीं। अंडरकट मतलब मैं बताने का मतलब कि टूथ के अंदर अच्छे से जब वो फ्लेक्सिबली अटैच हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, उसको हम कहते हैं अंडरकट। ठीक है। नेक्स्ट ये बीसीक्यू है। द बेस्ट ऑफ बोथ इज यूज्ड टू कोबाल्ट क्रोमियम फॉर कनेक्टर्स आर द टाइप 4। कोबाल्ट क्रोमियम में हम कौन सा यूज करते हैं? टाइप 4 यूज करते हैं। निकल क्रोमियम में कौन सा यूज करते हैं? टाइप 3 यूज करते हैं। ये लिख लो अपने पास कि हम कोबाल्ट क्रोमियम में कौन सा यूज करते हैं? टाइप 4 यूज करते हैं। और हम निकल क्रोमियम में कौन सा यूज करते हैं? टाइप 3 यूज करते हैं। टाइप 4 किस में यूज करते हैं? कोबाल्ट क्रोमियम में। टाइप 3 यूज करते हैं निकल में। इसकी एक निशानी बता देती हूँ। भाई देखो ना, कोबाल्ट में ओ आता है ना, ठीक है, और 4 में भी एफ ओ यू आर 4 आता है। तो कोबाल्ट जो होगा वो 4 में होगा, और निकल जो होगा वो 3 में होगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ूं? बेटा आपको समझ में आया था? कहना बेटा आपको समझ में आ गया तो आप बताओ। और याला बीसीक्यू भी सबको समझ में आ गया तो यस करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। बच्चे इतने सारे हैं, ये 14 हो गए अब तो खैर बच्चे। और जवाब मुझे 4-5 आ रहे हैं। अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द निकल क्रोमियम इन अ न्यूमेरिक आसपास टेंशन? भाई ये बोल रहे हैं कि आप इतनी देर से बोलिए कि रिजिड होता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है। अब ये रिजिड है तो इसी को ध्यान में रखते रखते मुझे इसका एक एडवांटेज पता और डिसएडवांटेज पता। भाई एडवांटेज क्या होता है? ड्यू टू द ग्रेटर हार्डनेस, इसकी इतनी ज्यादा हार्डनेस होती है कि जिसकी वजह से इसके जो मार्जिन होता है, अच्छा मार्जिन क्या होता है? कभी तुम लोगों ने क्राउन देखे क्या? क्राउन कितना पतला सा, कितना कितना बारीक सा, कितना नाजुक सा होता है। तो उसकी जब हम पॉलिशिंग करते हैं ना, अगर वो रिजिड नहीं होगा, अगर वो मजबूत नहीं होगा, तो मैं इसकी पॉलिशिंग करते करते क्या करूंगी? तोड़ दूंगी। अक्सर बच्चे कहेंगे टीचर गिर गया, हो टीचर टूट गया, ये हो गया। जाहिर सी बात ऐसी ही होता है जो बिगनर्स होते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग हैं, हमने बहुत सारा काम किया हुआ है, उसके बाद भी वो इतना नाजुक होता है कि पॉलिशिंग करते करते अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे किस काम का। तो निकिल का एक फायदा ये होता है, निकिल क्रोमियम का, कि इसका एडवांटेज है कि वो इतना रिजिड होता है कि वो पॉलिशिंग करते हुए, ड्यूरिंग पॉलिशिंग भी वो उसकी मार्जिन जो होती है वो खराब नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो क्या होगा? ये इसका एडवांटेज होगा निकिल क्रोमियम का। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? गुड जुबिया, बिल्कुल सही, सही समझी तुम। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होता है कि ड्यू टू द हार्डनेस, इसी हार्डनेस की वजह से इसकी जो एडजस्टमेंट होगी ना निकल क्रोमियम की क्राउन्स के, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी। और उसके अलावा ये जो बराबर वाला दांत होगा ना, उसको ये इतना रिजिड होता है, इतना मजबूत होता है, इतना ज्यादा हार्ड होता है कि वो बराबर वाले दांत को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। नुकसान कैसे पहुंचा रहा होता है? उसकी वियर ऑफ कर रहा होता है, उसकी वो दांत भी हमारा खराब कर रहा होता है। उसके अलावा इसकी एडजस्टमेंट, यानी अगर मुझे मुझे एडजस्ट नहीं हो रहा, उसकी मुझे कम करनी है, बड़ से कुछ भी एडजस्टमेंट करनी है, तो इसकी एडजस्टमेंट इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि आप चलाते रहो, उस पर कुछ भी करते रहो, पर उसका हार्डनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो आसान से नहीं होता एडजस्ट। एडवांटेज समझ आ गया? डिसएडवांटेज समझ आ गया? एडवांटेज क्या होती है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से पॉलिशिंग के दौरान ये टूटता नहीं है। और डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई ये इतना हार्ड होता है कि बराबर वाले दांत को भी परेशान करके रखता है। इसके अलावा इसके अपनी एडजस्टमेंट भी बहुत मुश्किल होती है। नेक्स्ट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बायोमटेरियल्स? बायोमटेरियल्स क्या होता है भाई? बायोमटेरियल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक और इंजीरियस इफेक्ट नहीं करें। अब कौन से, और नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका कि व्हाट आर द टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स? ये याद रख लो, व्हाट आर द टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन द बेस मेटल अलॉय? बेस मेटल अलॉय में कौन से टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? कौन से होते हैं भाई? बेरिलियम और निकल होते हैं। ये तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, वो जो बायोकम्पैटिबिलिटी की तुम लोग हमेशा पढ़ते हो, कि बायोमटेरियल दैट डज नॉट इनिशिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, or in the or in other words, it does not have any toxic or injurious effect on the body system, the body, or in the other words, it does not have any toxic injurious effect on the body system. Simple कि बायोमटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जो इट डज नॉट हैव एनी टॉक्सिक और इंजीरियस इफेक्ट ऑन द बॉडी सिस्टम, जो बॉडी पे कोई भी इंजीरियस या टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस ना करें, वो क्या होता है? हमारे पास बायोमटेरियल्स होते हैं। अब उन्होंने बोला है कि भाई हमें ये बताएं कि इसमें कौन से दो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं? तो कौन से होते हैं? दो याद कर लो, ब्रीलियम होता है और कौन सा होता है? निकल होता है। ब्रीलियम और निकल, ब्रीलियम और निकल, ब्रीलियम और निकल। ब्रीलियम क्या कराते हैं? कार्सिनोजेनिक होता है। इट कैन बी इनहेल्ड ड्यूरिंग पॉलिशिंग ग्राइंडिंग प्रोसीजर, सच एरिया शुड बी। अच्छा, ये कह रहे हैं ये जो बेरिलियम होता है ना, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक होता है। इसके अलावा जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना ये तो ये हमें खतरा होता है कि पेशेंट जो होता है ना, पेशेंट
इसकी वजह से बेरियम कहीं खुदा ना खास्ता इनहेल्ड ना कर ले। इनहेल मतलब पता है ना, इनहेल्ड ना कर ले। पॉलिशिंग के दौरान, ग्राइंडिंग प्रोसीजर जैसे एडजस्ट नहीं हो रहा, हम उसको ग्राइंड कर कर के लगा सेट कर रहे हैं, और पॉलिशिंग के दौरान ये इनहेल ना कर ले। तो हम उस एरिया को बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड रखेंगे। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ रूम है, हर जगह दरवाज़ा-वरवाज़े बंद हैं, पैक्ड है, तो इन्हेल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैंने खिड़कियाँ-विड़कियाँ खोली हुई हैं, तो मटेरियल हो सकता है कि उड़ के इधर-उधर उधर एनवायरनमेंट में चले जाए, वेंटिलेशन हो जाए। पर अगर हम क्लोज़ रूम में करेंगे तो खतरा है कि पेशेंट इन्हेल कर ले। तो ये कह रहे हैं कि बेरियम जो होता है, तो उसमें अगर हम यूज़ करें, तो बहुत एक तो पहली बात ध्यान से करें क्योंकि कार्सिनोजेनिक होता है। उसके अलावा ये इन्हेल कर लेते हैं पेशेंट ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के दौरान, तो आपके वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है निकल। निकल भी बहुत ज़्यादा बुरा होता है, वो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तुम लोगों ने देखा होगा कोई-कोई ज्वेलरी ऐसी होती है, लड़कियों को ज़्यादा पता होगा, कोई-कोई ज्वेलरी ऐसी होती है उसको पहनने से ना हाथ में ना दाने-वाने निकल जाते हैं, हाथ में दाने और ऐसे ना एलर्जी-एलर्जी सी हो जाती है, सिर्फ़ उसी एरिया में। क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है किसी-किसी ज्वेलरी में निकल होता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ की मैं बात कर रही हूँ, किसी-किसी ज्वेलरी में क्या होता है निकल होता है। जब निकल होता है ना तो निकल क्या कहते हैं डर्माटाइटिस कराता है। डर्माटाइटिस क्या होता है? वही जो मैं तुम्हें हाथ का और स्किन का बता रही हूँ। ये स्किन में थोड़ी-सी एलर्जिक रिएक्शन करवा देता है। ठीक है? तो टॉक्सिक इफेक्ट वही होता है जो आपकी एलर्जी प्रोड्यूस करे। तो हमें निकल फ्री एलॉयज़ यूज़ करने चाहिए, और अगर किसी पेशेंट को निकल से एलर्जी है, जैसे मेरी एक बहन है, उसको निकल से एलर्जी है, कभी भी निकल की कोई भी चीज़ पहनती है, कोई भी ज्वेलरी पहनती है, तो उस एरिया में क्या हो जाता है डर्माटाइटिस हो जाता है। मतलब उस एरिया में उसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो हम अगर पेशेंट से पहले पूछेंगे आपको भई निकल-विकल से एलर्जी तो अगर वो है, हमें बिल्कुल भी ये चीज़ यूज़ ही नहीं करनी है। नेक्स्ट, व्हिच मटीरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डेंटल इम्प्लांट ड्यू टू इट्स बायोकम्पैटिबिलिटी? अ अ अ अ अ अ, अच्छा ये कह रहे हैं कि कौन-सा मटीरियल हम यूज़ करते हैं टू मैन्युफैक्चर डेंटल इम्प्लांट ड्यू टू इट्स बायोकम्पैटिबिलिटी? हम कौन-सा मटीरियल यूज़ करते हैं कि उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी अच्छी रहे? क्योंकि देखो डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? टाइटेनियम, भाई मैंने तो आगे कर दिया ना, तुम लोगों को सबको आंसर पता चलने वाला है। भाई देखो, ये बात क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक इम्प्लांट लगाना है पेशेंट के, ठीक है ना? ज़ूबिया गुड, राहुल गुड। मुझे एक इम्प्लांट लगाना है पेशेंट के। अब जब भी आप इम्प्लांट की बात करते हो ना, इम्प्लांट क्या होता है बोन के अंदर लगा रहे होते हो, पूरा करके लगा रहे होते हो, पूरा वो बोन के अंदर ड्रिल हो जाता है, अंदर चले जाता है, फिर उसकी ग्रोथ उसके साथ-साथ होती है। तो मुझे कोई ऐसा मटेरियल भी उसके अंदर यूज़ करना है इम्प्लांट के अंदर, ताकि मेरा मटेरियल है ना वो बायोकम्पैटिबल रहे। बायोकम्पैटिबल तुम्हें पता है कि हमारा बॉडी फ्रेंडली है, हमारा कोई एलर्जिक रिएक्शन ना करे, हमारा कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना कराए। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? टाइटेनियम यूज़ करते हैं। याद कर लो, टाइटेनियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स? आंसर दो। गुड ज़ुबिया, गुड राहुल। अच्छा, व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स? कौन से 3 मोर कॉमन टाइप्स होते हैं भाई इम्प्लांट्स के? कौन से मोर कॉमन होते हैं इन 3 में से? ऑस्टियो इंटीग्रेशन, गुड। अच्छा, इसके अलावा और बताओ और आंसर दो। ठीक, ठीक। नहीं, मुझे इसके अलावा बताओ कि हम जो ये 3 टाइप की बात कर रहे थे कि टाइटेनियम में, इसके अलावा और कौन-सा टाइप्स होता है? ऑस्टियो इंटीग्रेशन होता है। भई ऑस्टियो इंटीग्रेशन राहुल ने मुझे बताया, बिल्कुल सही आंसर बताया। पर क्यों है ये भी बता दो। ऑस्टियो इंटीग्रेशन की हम अगर बात कर रहे हैं कि ऑस्टियो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है, और क्यों होता है? सही है, गुड निशा, गुड राहुल। भई ऑस्टियो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि बाकी जो 2, ठीक है राहुल। भई ऑस्टियो इंटीग्रेटेड मतलब देखो, ऑस्टियो का ऑस्टियो है ना, ये ऑस्टियो ऑस्टियो का मतलब ही क्या होता है? बोन, ठीक है? बोन होता है, और इंटीग्रेट मतलब उसके अंदर इंटीग्रेट कर जाना। गुड, गुड राहुल। ऑस्टियो का मतलब ही क्या होता है? बोन। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर इंटीग्रेट करके उसके अंदर चले गया। तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑस्टियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट यूज़ करेंगे। सही हो गया? समझ आ गया? अच्छा। मुझे तुम लोगों को क्या-क्या बताना था मुझे ये बताओ? हाँ, भई लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अब मुझे तुम लोग ये बता दो कि मैंने तुम लोग को शुरू में बोला था कि मुझे कुछ याद दिलाना। हाँ, टेस्ट का। फिर टेस्ट का ना ये सीन है कि चैप्टर 2 वाला आएगा, वो जो इम्प्रेशन का फर्स्ट वाला चैप्टर था वो वाला। हाँ, हाँ, टेस्ट के टॉपिक बेटे, टेस्ट के टॉपिक तो वही हैं, याद रखो जो तुम लोगों को अभी तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है? जो अभी तक तुम लोग पढ़ चुके हो चैप्टर्स वही सारे टेस्ट के टॉपिक्स हैं।
उसके अलावा जो मुझे याद है, जो मुझे वो है, वो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। वो जो चैप्टर अभी तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इंप्रेशन वाला, जो इंट्रोडक्शन वाला था, वो चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। कंपोज़िट बहुत अच्छे से कर लेना। गोल्ड अलॉय बहुत अच्छे से कर लेना। मेटल्स एंड अलॉय बहुत अच्छे से कर लेना। सेरेमिक्स बहुत अच्छे से कर लेना और चैप्टर 2 बहुत अच्छे से कर लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर हो गए। कौन-कौन से मैंने बोले? चैप्टर 2 और इम्प्रेशन फर्स्ट वाला जो था, वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद मैंने तुम्हें लोगों को क्या बोला कि जो हाँ, कौन-सा कंपोज़िट और गोल्ड अलॉयज़ अच्छे से कर लेना। फिर आया सेरेमिक्स और मेटल्स एंड अलॉय, ये अच्छे से कर लेना। ये टॉपिक ये सब टॉपिक्स भी पढ़ना, तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? ये फ़ायदा हुआ है ट्यूटो लेने का, इन 14 बच्चों का। ठीक है? उसके अलावा कंपोज़िट में किस तरह के क्वेश्चन्स आ सकते हैं? कंपोज़िट में बहुत सारे क्वेश्चन अलग-अलग टाइप्स के आ सकते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन्स कैसे आएँगे? वो जो इनिशिएटर था, एक्टिवेटर था और मैम टेस्ट टॉपिंग क्वेश्चन कंपोज़िट, गोल्ड सराय, मेटल्स एंड सेरेमिक्स चैप्टर 2 1, 2, 3, 4, 5 यस बेटा, ये टॉपिक्स हैं बट मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ इन्हीं पे रिलाय करो, सिर्फ़ यही चैप्टर याद करो, ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना और बाकी जो चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर्स को भी तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। ये ना हो कि उन चैप्टर्स को तुम लोग बिल्कुल भूल जाओ। उन चैप्टर्स को भी तुम लोग अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है? अच्छा कंपोज़िट में मैं क्या कह रही हूँ, कंपोज़िट में क्या आ सकता है? कंपोज़िट में आ सकता है उसके इनिशिएटर, एक्टिवेटर और एक सिनेरियो टाइप सकते हैं। ठीक है? चैप्टर 2 में यू क्रोमा वाली जो थी, उसका होगा ज़रूर एक बीसीक्यू, उसको अच्छे से पढ़ लेना वो टॉपिक्स और सिरेमिक्स तो ज़रा मुश्किल चैप्टर है ना तुम लोगों के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर चैप्टर्स, पर उसको भी अच्छे से पढ़ लेना और क्या है भई, गोल्ड अलॉयज़। देखो गोल्ड अलॉयज़ में तुम लोगों ने वो सारी पढ़ी थी, वो जो क्लासिफ़िकेशन होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4 और ये की टाइप 1 में कौन-सी यूज़ होती है, टाइप 2 में कोबाल्ट क्रोमियम में कौन-सी यूज़ होती है, निकेल क्रोमियम में कौन-सी यूज़ होती है, जो ये वाली सारी चीज़ें थी। वो वाली सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, कोबाल्ट क्रोमियम और निकेल क्रोमियम वाली। और कि अभी जो मैंने तुम लोगों को बीसीक्यू बताया था कि कोबाल्ट क्रोमियम जो होता है वो क्लास 4 में यूज़ होता है और निकेल क्रोमियम जो होता है वो टाइप 3 में यूज़ होता है। ये वाली चीज़ अच्छे से याद कर लो, ये आ सकती है। इसके अलावा इसकी सारी जो टाइप्स हैं ना वो अच्छे से देख लेना और और रह गया गोल्ड से अलावा और क्या है भई? जी, ज़ूबिया। ज़ूबिया मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रही है ज़ूबिया की शक्ल। ज़ूबिया बता तो बड़ी अच्छा आंसर ही है और सब कुछ बता रही है, पर मुझे ज़ूबिया की शक्ल याद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा और क्या कौन-सा चैप्टर है? चैप्टर 2 हो गया गोल्डन आर्गुमेंट इम्प्रेशन। हाँ, अच्छा इम्प्रेशन से कैसा आ सके? इम्प्रेशन से भी आसान आएँगे, मैं बता रही हूँ तुम लोगों के लिए फाइनल के लिए भी और इस टेस्ट के लिए भी। तुम लोग जितना अच्छा बुक रीड करोगे ना, बुक से अच्छा तुम्हारा कोई फ्रेंड ही नहीं है। बुक में ना तुम लोग खुद ही बीसीक्यू बनाते हो। हम लोग भी क्या करते हैं, बीसीक्यू बनाए ना अभी हमने, बुक से ये पूरी-पूरी लाइन ली है, बुक से डायरेक्ट लाइन लेके बुक की लाइन पूरी-पूरी आती है। फाइनल एग्ज़ाम्स में भी, इस एग्ज़ाम में भी पूरी-पूरी लाइन्स आती है। ठीक है, अब मैं ट्यूटो अपना एंड कर रही हूँ। किसी को भी कोई भी मसला है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। नहीं पर मैसेज ज़रूर कर सकता है, ग्रुप पे पूछ सकता है। मैं तुम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है? और उससे पहले तुम लोगों को गुड लक फॉर योर टेस्ट। मैम वेल में रहती हूँ। वेल में रहती हूँ? पता नहीं क्या कह रही है। वेल में रह समझ नहीं रही बेटा तुम्हारी बात मुझे। अच्छा ख़ैर थैंक यू, यू आर वेरी वुमन। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ कि गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, इतनी टेंशन मत लो, बस तुम लोग अच्छे से रीडिंग करो, 2 टेस्ट तुम लोगों को आइडिया होगा, बहुत अच्छी बात है। आइडिया करो, घबराओ नहीं कि हमें तो आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, बीसीक्यूज़ हैं, एक निशान ही तो करना है तुम लोग को और करना ही क्या है, तो तुम लोग करो बगैर किसी डर और खौफ के, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। उसके बस और भी जश्न आज़ादी भी मुबारक हो तुम लोगों को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है ना? चलो, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा तुम लोगों को मुझे एक दफ़ा रिप्लाई करके सारे के सारे बताओ, ये 14 की 14 चीज़ें है ना, ये सारे के सारे मुझे जल्दी से बताओ कि तुम सबको अच्छा समझ में आया या बुरा समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आया, हेल्प हुई है, इसी तरह ट्यूटर लूँ। दुआ करो कि इंशाल्लाह ताला मैं आगे लेक्चर्स भी लूँ। जब लेक्चर्स लूँगी तो अपने लेक्चर्स के दौरान ही मैं बीच में सारे डीसी को हॉस्पिटल डालती रहूँगी।
बीस यार मुझे ग्रुप पे भी ज़रूर बता दिया करो कि ग्रुप में सब ऐड है ना, हमारे सारे ऐड होते हैं, तो उसमें तुम लोग बताओगे तो उसमें ज़्यादा वैल्यूएबल होगी इस बात की। यस मैम, बहुत अच्छा समझ में आया है, ऐसे ही ट्यूटो करें। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस ठीक है। अच्छा, उसके अलावा टेस्ट का तुम लोगों को कभी भी कुछ भी पूछना हो तो तुम लोग मुझे बता देना, मैं कर लूँगी। ठीक है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।